डेट है आज 30 जनवरी 2021 और आज के करंट अफेयर के टॉपिक देखते हैं। टॉपिक करने के बाद हम क्वेश्चन करेंगे, लास्ट में करेंगे रोज़ की तरह। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है? धन्नीपुर मॉस्क प्रोजेक्ट लॉन्च्ड। ये न्यूज़ में इसे देखेंगे। ये मंजम्मा जोगती पद्मश्री अवार्डी हु पॉपुलराइज्ड रूरल फोक आर्ट्स। तो ये क्या रिलेटेड न्यूज़ है, इसे देखेंगे। थर्ड क्या है? फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम हुआ, इसे देखेंगे। सिग्योर प्लेट्यू न्यूज़ में है, इसे पढ़ेंगे। प्रेसिडेंट एड्रेस, इसे देखेंगे। कला उत्सव एंड जीआई टैग फॉर पाकिस्तानी बासमती। तो ये सारी न्यूज़ है आज की। तो फर्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपने। फर्स्ट टॉपिक क्या है? फर्स्ट टॉपिक है जी धन्नीपुर मॉस्क प्रोजेक्ट लॉन्च। ये धन्नीपुर मॉस्क किससे रिलेटेड है? अभी क्या है, रिपब्लिक डे परेड जब हुई थी उसके दौरान क्या है, ये लॉन्च हुआ था धन्नीपुर मॉस्क प्रोजेक्ट। ये क्या है मॉस्क प्रोजेक्ट? मॉस्क का मतलब मस्जिद को भी बोलते हैं, आपको पता ही होगा। ये जब जो अयोध्या केस था ना, बाबरी मस्जिद और अयोध्या केस, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि मस्जिद के लिए भी 5 एकड़ ज़मीन दी जाए। तो यही मॉस्क प्रोजेक्ट क्या है, 5 एकड़ ज़मीन में मॉस्क बनाई जाएगी, मस्जिद बनाई जाएगी 5 एकड़ एरियाज़ में। तो ये धन्नीपुर विलेज क्या है, अयोध्या डिस्ट्रिक्ट है जो उत्तर प्रदेश की, वहाँ पे है धन्नीपुर विलेज। उसमें एक मस्जिद बनाई जाएगी जिसी का नाम है धन्नीपुर मॉस्क प्रोजेक्ट। तो ये प्लॉट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इसे बना रही है, अलॉट किया है 5 एकड़ ज़मीन। और जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे जो बाबरी मस्जिद का केस था, ये जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है मॉस्क का, मस्जिद बनाई जा रही है, कौन ओवरसी करेगा इसको? ओवरसी का मतलब निरीक्षण कौन करेगा? इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन है जो इसको निरीक्षण करेगी, ओवरसी करेगी, जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है मॉस्क का। ये प्रोजेक्ट जो पूरा बन के 30 महीने में पूरा हो जाएगा। और इस प्रोजेक्ट में 3 पार्ट हैं। जो ये धन्नीपुर मॉस्क प्रोजेक्ट बन रहा है ना, इसके 3 पार्ट हैं। कौन कौन से? एक तो मॉडर्न डिज़ाइन पे बेस होगी, मॉस्क बनेगी, मस्जिद। दूसरा यहाँ पे मल्टी स्पेशलिटी 200 बेड हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी किचन, मतलब एक हॉस्पिटल बनेगा 200 बेड का और कम्युनिटी किचन। थर्ड वन जो एक सेंटर बनेगा, इंडो इस्लामिक कल्चरल रिसर्च सेंटर बनेगा। ये 3 प्रोजेक्ट हैं जी इसके। ये देखो, ये मॉस्क हो गई, ये हॉस्पिटल हो गया, कम्युनिटी किचन। ये 3 प्रोजेक्ट हैं जी इसके। ये मॉस्क बनेगी ऐसी, कुछ ऐसी दिखाई देगी जब बन के तैयार होगी। यही था इसमें। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी ये मंजम्मा जोगती। ये क्या है? इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है। इन्होंने रूरल फोक क्या है, आर्ट है एक, वो पॉपुलराइज की है, मतलब कि उसका एक तरह से प्रैक्टिस करना। तो ये कौन है मंजम्मा जोगती? ये एक ट्रांसजेंडर है जी। ट्रांसजेंडर आप समझते हो, जो न वुमन है और ना ही मैन है। ये कर्नाटक से हैं, ये हैं जी, देख लो आप, मंजम्मा। इन्होंने क्या किया है, रूरल फोक आर्ट्स हैं जिनको पॉपुलराइज किया है, प्रैक्टिस करती हैं ये। कौन सी आर्ट है वो? ये आर्ट है जी जोगती नृत्य और जनपद सॉन्ग। ये डांस की एक फॉर्म है जी, डांस जोगती नृत्य। और ये सॉन्ग गाने मतलब जनपद सॉन्ग्स। ये कहाँ पे प्रैक्टिस होते हैं? ये कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ पार्ट में, रूरल एरियाज़ में। तो आपको इस न्यूज़ में याद कर रखना है, ये मंजम्मा जोगती का नाम भले ही याद ना रहे, लेकिन जो जोगती नृत्य और जनपद सॉन्ग कहाँ पे प्रैक्टिस होते हैं, कौन से स्टेट में है, ये याद रखना है, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। तो बस इसमें यही था। जो ये मंजम्मा जोगती हैं, इनको बचपन से ही क्या है, एज ए वूमन ट्रीट किया गया था, मतलब इन्हें औरत समझे जाने लगा था, लेकिन ये ट्रांसजेंडर हैं। इनके बारे में दी हुई है बस न्यूज़ इसमें। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम। ये क्या है? अभी इसका 4th एडिशन हुआ है, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम का 4th एडिशन। ये यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एड्रेस किया है अभी इसको। एड्रेस का मतलब संबोधन करना, मतलब स्पीच देना एक तरह से। ये कहाँ पे हुआ है ये फोरम? ये देखते हैं जिसके बारे में पूरी डिटेल। ये सऊदी अरेबिया के रियाद में हुआ है, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव। ये क्या डिस्कस करते हैं इसमें? इसमें वर्ल्ड इकोनॉमी और इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कस किया जाता है कि पूरे जो विश्व की अर्थव्यवस्था कैसी है और इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट कैसा है, निवेश के बारे में मतलब चर्चा होती है।
ये होस्ट किसने किया है? सऊदी अरेबिया का ही एक फंड है जी, जिसका नाम है पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड, इसने होस्ट किया है। और कहाँ हुआ है ये? सऊदी अरेबिया में, ये याद रखना आपको, सऊदी अरेबिया के रियाद शहर में, सिटी है जी रियाद। इसका फर्स्ट इवेंट हुआ था जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट फोरम है, 2014 में हुआ था, अक्टूबर 2017 में, सॉरी 2017 में हुआ था इसका फर्स्ट एडिशन, 2017 में हुआ था। और ये जो हो रहा है अब 2021 में, ये फोर्थ एडिशन हो रहा है तब से, मतलब हर साल होता है, ये एनुअल इवेंट है। जो इस साल का इवेंट है उसका पर्पज़ क्या है? उसका पर्पज़ है जी, मतलब एक तरह से टारगेट लक्ष्य क्या है उसका? उसका पर्पज़ है टू फाइंड सॉल्यूशन ऑन हाउ बिजनेस एंड गवर्नमेंट कैन एक्सपेंड एक्सेस टू हेल्थ केयर। मतलब सॉल्यूशन ढूंढना है कि जो गवर्नमेंट है वो कैसे हेल्थ केयर सिस्टम को एक्सेस करा सकती हैं पीपल्स को, मतलब स्वास्थ्य सेवाएं और हेल्थ केयर वर्कर्स को ट्रेन करना, और जो रेगुलेटरी बैरियर्स हैं उनको रिमूव करना, हटाना, और इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करना, मतलब निवेश ज़्यादा से ज़्यादा आए हेल्थ टेक्नोलॉजीज़ में। तो ये इसके काम है जी। इसमें इतना ही था, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी हमारा सिगूर प्लेट्यू, ये अभी न्यूज़ में है। ये कहाँ पे है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, मैं सीधा फॉलोइंग में करके भी पूछ लेते हैं कभी कभी। तो सिगूर प्लेट्यू कहाँ पे है? ये नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में, जहाँ पे नीलगिरी हिल्स हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। ये देखो जी, ये यहाँ पे कर्नाटक, ये तमिलनाडु, और ये आपका ये केरल, ये तमिलनाडु, और ये कर्नाटक। तो ये जंक्शन है ना तीनों को, यहाँ पे नीलगिरी पहाड़ी है, और यहाँ पे तमिलनाडु में, तमिलनाडु की साइड नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट है। तो नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट के नॉर्थ में है जी ये, और नॉर्थ और ईस्ट पार्ट में ये सिगूर प्लेटू। जैसे ये देखो, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट, तो नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पे नीलगिरी हिल, इसके नॉर्थ ईस्ट में ये है, मतलब यहाँ पे सिगूर प्लेट्यू। और इसके देखो, ये वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट को कनेक्ट करता है, मतलब वेस्टर्न ईस्टर्न घाट तो पता है ना आपको, ये वेस्टर्न घाट की पहाड़ियाँ, ये ईस्टर्न घाट की पहाड़ियाँ। तो यहाँ पे जो दोनों आके मिलती हैं उसको बोलते हैं, नीलगिरी कनेक्ट करती है, और सिगूर प्लेट्यू भी है वहाँ पे, सिगूर प्लेट्यू इनको कनेक्ट करता है। अब यहाँ पे एलिफेंट की पॉपुलेशन भी मिलती है, जेनेटिक डायवर्सिटीज़। नीलगिरी की हिल्स है वो क्या, साउथ वेस्टर्न साइड में है इसके। और जैसे मान लो ये प्लेट्यू बना हुआ है, सिगूर प्लेट्यू, यहाँ पे इसके साउथ वेस्टर्न साइड में नीलगिरी हिल्स है, और इसके ईस्टर्न साइड में मोयर, ये नॉर्थ ईस्टर्न साइड में कौन सी है, मोयर रिवर वैली, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में। ये जैसे प्लेट्यू बना हुआ है इसके साउथ वेस्टर्न साइड में, तो हो गई नीलगिरी हिल्स, और यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न साइड में हो गया क्या, ये मोयर रिवर वैली। मोयर रिवर है जी उसकी वैली, घाटी, वैली मतलब घाटी, जैसे ये रिवर बह रही है, रिवर यहाँ पे हो रही है, तो ये वैली हो गई एक तरह से, तो ये मोयर रिवर वैली है यहाँ पे। यहाँ पे एलिफेंट क्या है, इस प्लेट्यू को पार करके जाते हैं फूड और वाटर की सर्च में, खोज में। तो इतना ही था इसमें, आपको बस इतना याद रखना है सिगूर प्लेट्यू है कहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी प्रेसिडेंट एड्रेस के रिलेटेड न्यूज़ है। अभी क्या है, बजट सेशन स्टार्ट होने वाला है हमारी इंडिया का, पार्लियामेंट का। तो बजट सेशन से पहले, यानी कि फर्स्ट सेशन होता है हमारे ईच ईयर, जब भी साल स्टार्ट होता है पहला सेशन बजट सेशन होता है। अब क्या, दोनों हाउस का सेशन लगेगा, लोकसभा का और राज्यसभा का, पार्लियामेंट में आएंगी। तो अब उससे पहले क्या है, जब बजट सेशन स्टार्ट होता है तो दोनों एक साथ बैठते हैं, लोकसभा राज्यसभा। तो प्रेसिडेंट उनको एड्रेस करते हैं, प्रेसिडेंट एड्रेस करना मतलब स्पीच देते हैं, संबोधन करते हैं। अब यही इससे रिलेटेड न्यूज़ है। लेकिन 18 जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उन्होंने क्या है, घोषणा की है कि हम जो प्रेसिडेंट का एड्रेस होगा उसे अटेंड नहीं करेंगे। जो जॉइंट सिटिंग होती है पार्लियामेंट की, मतलब लोकसभा राज्यसभा एक साथ बैठते हैं एक हाउस में, वही जॉइंट सिटिंग है। तो 18 अपोजिशन पार्टी ने अनाउंस किया है, किस लिए अनाउंस किया है, क्योंकि ये फार्मर के प्रोटेस्ट की वजह से, कि जो 3 लॉज को हटाना चाहते हैं फार्मर, किसान विद्रोह कर रहे हैं। तो इनके पक्ष में, फार्मर के पक्ष में
अपने आप को दर्शाते हुए उन्होंने कहा है कि जो तीनों लॉ हैं वो आप वापस नहीं ले रहे हो, फार्मर के अगेंस्ट हैं जो, तो हम भी जॉइंट सिटिंग है उसको अटेंड नहीं करेंगे जो अपोजिशन पार्टीज़ के मेंबर हैं पार्लियामेंट में। तो इसलिए ये न्यूज़ में है। प्रेसिडेंट के एड्रेस में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है जी आर्टिकल 87 क्लाउज 1, ये कहता है कि जब भी मान लो फर्स्ट सेशन होगा ईच ईयर का, मतलब प्रत्येक साल का, हर साल में जो फर्स्ट सेशन होगा पार्लियामेंट का तो प्रेसिडेंट एड्रेस करेगा। दूसरा, जब ईच जनरल इलेक्शन होगा, मतलब मान लो लोकसभा के इलेक्शन होंगे तो उसके बाद जो फर्स्ट सेशन होगा उसे भी प्रेसिडेंट एड्रेस करेगा, प्रेसिडेंट अपनी स्पीच देगा। तो ये 2 टाइम पे होता है सिर्फ, जब साल में जॉइंट सिटिंग बैठती है। साल में एक बार तो जब कब होगा, जब बजट सेशन स्टार्ट होगा, और एक बार कब होगी जॉइंट सिटिंग कि जब एक जनरल इलेक्शन होगा, लोकसभा का इलेक्शन, एमपीज चुन के आएंगे, तो जब प्रेसिडेंट क्या है एड्रेस करेगा। तो ये 2 टाइम है और ये प्रोविज़न दी गई है आर्टिकल 87 क्लाउज 1 में। तो यही लिखा है यहाँ पे, एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन टू द हाउस। जब जनरल इलेक्शन हो जाता है तो कमेंसमेंट का मतलब है शुरुआत में, फर्स्ट सेशन के शुरुआत में। और एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर, हर साल के फर्स्ट सेशन जब शुरुआत होता है, कमेंसमेंट होता है, तो प्रेसिडेंट क्या है एड्रेस करता है दोनों हाउस को, पार्लियामेंट के दोनों हाउस को। दोनों हाउस दोनों एक साथ बैठते हैं। और इसमें होता क्या है, फर्स्ट इसमें प्रेसिडेंट करता क्या है, प्रेसिडेंट करता है जी जो गवर्नमेंट की नीतियाँ होती हैं ना, जो भी प्रोग्राम योजना वगैरह, तो उनको ये स्पीच में, मान लो ये स्पीच है कागज़ पे लिखी हुई है, गवर्नमेंट ने दी है, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये गवर्नमेंट हो गई जी, इसने दी है प्रेसिडेंट को। तो प्रेसिडेंट जो भी लिखा है इसको पढ़ देगा, बस ये स्पीच हो गई। तो जिसमें जो भी लिखा होता है प्रेसिडेंट को पढ़ना होता है। और ये जो स्पीच है, जो एड्रेस होता है ना प्रेसिडेंट का ईच ईयर, फर्स्ट मतलब फर्स्ट सेशन होता है एक तो जब, और एक होता है जी जनरल इलेक्शन जब होता है तो उसका फर्स्ट सेशन होता है। लेकिन ये इस 1951 से पहले क्या है, जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उसमें ये प्रावधान था, प्रोविज़न थी कि ये हर सेशन पे होगा, ईच सेशन जब भी पार्लियामेंट का सेशन लगेगा तो जॉइंट सिटिंग होगी और प्रेसिडेंट एड्रेस करेगा। लेकिन ये अमेंडमेंट किया गया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 में। तो इसमें क्या है, ये 2 प्रावधान रखे गए कि सिर्फ फर्स्ट सेशन और जब जनरल इलेक्शन होगा तो उसका जो फर्स्ट सेशन होगा तभी प्रेसिडेंट एड्रेस करेगा। इससे पहले एवरी सेशन में प्रेसिडेंट को एड्रेस करना पड़ता था, बोथ हाउस को, दोनों हाउस को पार्लियामेंट के। तो प्रेसिडेंट के एड्रेस में लिखा क्या होता है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, जो प्रायोरिटीज प्लान्स, जो जिस मान लो अब जो ईयर स्टार्ट होने वाला है 2021 में, तो इस पूरे ईयर के क्या क्या प्लान है गवर्नमेंट के, क्या स्कीम योजना है, सब कुछ इसमें लिखा होता है। तो वो प्रेसिडेंट बताता है अपनी स्पीच में, पार्लियामेंट में जॉइंट सिटिंग होती है जो। फिर इस मान लो एड्रेस हो जाता है, स्पीच दे देता है प्रेसिडेंट। उसके बाद क्या है, मोशन ऑफ थैंक्स होता है। मोशन ऑफ थैंक्स क्या है जी, बस एक ये कागज़ है, इस पर लिखा हो मोशन ऑफ थैंक्स। ये पार्लियामेंट में दोनों हाउस में, लोकसभा में और राज्यसभा में मूव होता है, जाता है मतलब। और इस पर क्या है, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं डिस्कस करती हैं, मोशन ऑफ थैंक्स को डिस्कस करती हैं और कुछ अमेंडमेंट सजेस्ट करती हैं, जो भी प्लान गवर्नमेंट के जो भी स्पीच दिए तो कुछ अमेंडमेंट भी सजेस्ट करती हैं, सुधार, मतलब अमेंडमेंट मतलब सुधार। तो ये प्रोसीजर क्या और कंट्रीज़ में भी फॉलो होता है क्या, ये जो है औरों में भी होता है जी। लेकिन जो ये जानना है आपको क्या है कि जो प्रेसिडेंट का, ये जो प्रेसिडेंट का है ना, जो प्रेसिडेंट एड्रेस कर रहा है, तो ये जैसे मान लो गवर्नमेंट ने लिख ये दे दिया पीछे पेज कागज़ की, यही पढ़ना है इसे स्पीच, जो टेक्स्ट लिखे होते हैं, क्या प्रेसिडेंट को पढ़ना ज़रूरी है ये, कि अगर प्रेसिडेंट मना कर सकता है? बिल्कुल नहीं जी, प्रेसिडेंट बाउंड है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे काम करता है ना प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जो भी ये एड्रेस करना ही पड़ेगा जो गवर्नमेंट ने बोला है प्रेसिडेंट को। लेकिन हाँ, जो टेक्स्ट लिखा है इसमें, मतलब वर्ड लिखे हैं जो भी, उसको स्किप कर सकता है। ऐसा कभी एग्जाम्पल हुआ है प्रेसिडेंट ने स्किप किया हो कभी प्रीवियस ईयर में? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रेसिडेंट ने जो लिखा है सब कुछ वही पढ़ा है। लेकिन हाँ, एक गवर्नर ने स्किप कर दिया था, एक एग्जाम्पल है गवर्नर ने,
तो वो एग्जांपल भी हम देखेंगे इसमें। देखो, प्रेसिडेंट हो या गवर्नर हो, दोनों फर्स्ट सेशन होता है ना ईच ईयर का, तो उसमें क्या करता है, एड्रेस करता है। और जब जनरल इलेक्शन होता है उसका फर्स्ट सेशन होता है, तब एड्रेस करता है प्रेसिडेंट भी और गवर्नर भी। गवर्नर किसको करेगा, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली, जो विधानसभा का इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद, और फर्स्ट सेशन होगा विधानसभा का, और प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का, संसद का। तो ये क्या है, जब डिलीवर करते हैं तो एक डिबेट हो जाती है कि डिबेट है कि क्या वो जो गवर्नमेंट के ने दिए हैं इश्यू, तो प्रेसिडेंट उनको डिलीवर करता है। फिर इसमें क्या है, बजट पे डिस्कशन शुरू हो जाता है कि मतलब एक, जब बजट पेश करने से पहले, जब फाइनेंस मिनिस्टर हर साल का बजट पेश करते हैं ना, उससे पहले एड्रेस करते हैं प्रेसिडेंट। और उसके बाद क्या है, एक तरह से बजट के लिए जो बजट पेश करने वाले हैं फाइनेंस मिनिस्टर, गवर्नमेंट पेश करने वाली है, और फाइनेंस मिनिस्टर पेश करते हैं ना गवर्नमेंट की तरफ से, वित्त मंत्री। तो उससे पहले एक तरह से उसका प्रेसिडेंट का जो एड्रेस है ये बताता है कि गवर्नमेंट क्या प्लान करने जा रही है बजट में। समझ गए। अब प्रेसिडेंट अगर मान लो जो दिया है पेज में लिख के गवर्नमेंट ने, अगर उससे डिसएग्री होता है तो क्या वो मतलब उससे नहीं पढ़ेगा उसे, तो ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि हाँ बिल्कुल उसे करना ही पड़ेगा जो भी गवर्नमेंट ने बोला है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी एक तरह से प्रेसिडेंट की और गवर्नर की, को रिफ्यूज़ नहीं कर सकते, उन्हें परफॉर्म करना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि वो टैक्स से डेविएट कर जाएं, मतलब कि जो टैक्स लिखा हुआ है, मान लो कुछ पैराग्राफ को छोड़ दें या कोई गलत लगे तो ये कर सकते हैं। ऐसा एग्जाम्पल प्रेसिडेंट का तो हुआ नहीं है, हम बता चुके हैं, लेकिन गवर्नर ने स्किप किया है। कब, 1969 में वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे जिनका नाम है धर्मवीरा। उन्होंने क्या है, 2 पैराग्राफ स्किप कर दिए थे, 2 पैराग्राफ को छोड़ दिया था, उन्हें नहीं पढ़ा था। वो 2 पैराग्राफ अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्राइब किए गए थे, तो इसलिए नहीं पढ़े थे। अनकॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब है जी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब है कि असंवैधानिक, तो इसलिए नहीं पढ़े थे। क्या और कंट्रीज़ में भी होता है ऐसा सिस्टम, प्रेसिडेंट एड्रेस करता है? जी बिल्कुल होता है। कहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट्स में भी होता है, अमेरिका में। उस एड्रेस को बोला जाता है स्टेट ऑफ द यूनियन, मतलब यूनियन की कंडीशन क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो प्रेसिडेंट स्पीच देते हैं इसमें और एड्रेस करते हैं हाउस को। और यूनाइटेड किंगडम में भी होता है जी, यूके में, उसमें क्वींस स्पीच बोला जाता है। हमारे देश में क्या बोला जाता है, प्रेसिडेंट एड्रेस, प्रेसिडेंट्स एड्रेस बोला जाता है। और यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में स्टेट ऑफ द यूनियन, और यूनाइटेड किंगडम में क्वींस स्पीच, क्योंकि वहाँ पे महारानी होती है ना, इसलिए क्वीन स्पीच बोला जाता है, महारानी का भाषण। तो ये और कंट्रीज़ में भी होता है, ये भी हमने देख लिया। और प्रेसिडेंट किस जो एड्रेस है आर्टिकल 87 क्लाउज 1 में, ये भी हमने देख लिया। और क्या देखा कि उसे जो भी मान लो गवर्नमेंट ने दिया उसे वो भाषण देना ही पड़ेगा, लेकिन हाँ जो टेक्स्ट लिखा हो, वर्ड लिखे हो, उन्हें स्किप कर सकता है। और कब कब होता है ये भी हमने देख लिया, 2 बार होता है। कब, फर्स्ट जनरल इलेक्शन, जब जनरल इलेक्शन होता है तो फर्स्ट सेशन जब होता है जनरल इलेक्शन के बाद पार्लियामेंट का, तब जॉइंट स्ट्रिंग होती है, प्रेसिडेंट एड्रेस करता है। और ईच ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट सेशन, जब पहले मतलब जब साल का फर्स्ट सेशन होगा तब भी एड्रेस करेगा, 2 टाइम पे करेगा। और ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये चेंज किया गया था। पहले ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था, जब एवरी सेशन होता था पार्लियामेंट का कोई भी, तो उसमें क्या है, प्रत्येक सेशन से पहले एड्रेस करते थे प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को। तो अब ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से बदल दिया था। तो ये सब कुछ देखा हमने, मैंने रिवाइज भी कर दिया आपको। इसमें इतना ही था। चलते हैं अब नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट क्या जी, कला उत्सव। कला उत्सव क्या है, अभी ये एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी का, जिसका नाम अब है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। कला उत्सव में होता क्या है कि इसमें होता है कि ये प्रमोट करना होता है एजुकेशन में आर्ट को, मतलब शिक्षा के साथ साथ कला को भी प्रमोट करना होता है स्कूल्स में, सेकेंडरी स्टेज में। सेकेंडरी स्टेज तो आप जानते हो ना, प्राइमरी से ऊपर। और ये जो इसमें करते क्या है, मतलब कि कौन से प्रोग्राम के तहत, एक अभियान है जी गवर्नमेंट का। ये अभियान देखो यहाँ पे लिखा है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। इसके तहत ये कला उत्सव प्रमोट किया जाता है स्कूल्स में।
तो इसमें इतना ही था, ये याद रखना। कला उत्सव किसका इनिशिएटिव है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का या HRD, पहले इसका नाम HRD था, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। और कौन से अभियान के तहत किसका पार्ट है कला उत्सव? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का। तो चलते हैं नेक्स्ट पे, इतना ही था इसमें। नेक्स्ट है जी GI टैग फॉर पाकिस्तानी बासमती। ये GI टैग तो आप जानते हो, कई बार हम पढ़ चुके हैं, नहीं जानते हो तो फिर भी इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और पाकिस्तान, जो पाकिस्तानी बासमती है उसके लिए पाकिस्तान ने डिमांड की है इंटरनेशनल मार्केट में GI टैग उसे मिलना चाहिए। पूरा मामला क्या है सारा पढ़ेंगे। पाकिस्तान ने अभी क्या 2020 में एक एक्ट बनाया है बासमती राइस के लिए कि उसे GI टैग दिया जाए अपनी कंट्री में। तो बनाया और GI टैग दे दिया उसे, जैसे हमारी कंट्री में GI टैग मिलता है किसी को भी, फिर किसी भी प्रोडक्ट को। तो जोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट बनाया पाकिस्तान ने 2020 में। मामला क्या है? मामला ये है, अभी क्या है इंटरनेशनल मार्केट में सिर्फ इंडिया के बासमती राइस को क्या है GI टैग मिला हुआ है। और तो पाकिस्तान ने क्या है यूरोपियन यूनियन में इसके खिलाफ केस दर्ज कर दिया कि पाकिस्तान में भी बासमती राइस होता है और सेम क्वालिटी का है। तो ये जॉइंट इनिशिएटिव है, मतलब जॉइंट प्रोडक्ट है किसका? पाकिस्तान और इंडिया को। तो पाकिस्तान को भी मिलना चाहिए, ये पाकिस्तान ने कहा। जो इंडिया का जो बासमती राइस को टैग मिला हुआ है ना, उसके अगेंस्ट केस दर्ज किया यूरोपियन यूनियन में। यूरोपियन यूनियन तो आप जानते होगे ना, यूरोप कंट्रीज का एक ग्रुप है। अब इसके इशू क्या है जी? इसके टोटल बैकग्राउंड जानते हैं। इशू ये है जी, पाकिस्तान अपने प्रोडक्ट बासमती राइस को प्रोटेक्ट करना चाहता है ताकि उसको भी इंटरनेशनल मार्केट में पहचान मिले। तो इंडिया ने क्या है क्लेम किया था यूरोपियन यूनियन में कि 2019 में कि जो बासमती राइस है वो सिर्फ इंडिया का ही क्लेम है, इंडिया में ही बेस्ट क्वालिटी का होता है और किसी और को GI टैग नहीं दिया जा सकता। तो इसी के अगेंस्ट पाकिस्तान ने केस दर्ज किया था। क्यों किया था? इंडिया ने कहा था कि हमारे नॉर्थर्न इंडिया है ना, जो हिमालयज की फुटहिल्स हैं, इंडो गैंगटिक प्लेन्स में ये बासमती राइस होता है। ये देखो जी, जैसे ये इंडिया है, ये इंडिया हो गया जी। ये है हिमालयज की फुटहिल्स, ये जो गंगा बहती है ना, इसी को बोलते हैं इंडो गैंगटिक प्लेन, समझे? तो यहाँ पे पूरा ये यहाँ पे बासमती राइस होता है, इसको क्लेम किया था। और इंडिया का क्या क्लेम था? इंडिया का क्लेम था कि ये बासमती राइस हमारा है और हमारे एरियाज़ में होता है और ये वर्षों से होता आ रहा है। और पाकिस्तान ने कहा था कि जो बासमती राइस है वो जॉइंट प्रोडक्ट है इंडिया और पाकिस्तान का। अब इंटरनेशनल लॉज क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है वो कहते हैं जी कि रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने से पहले मान लो GI टैग चाहिए आपको वर्ल्ड इंटरनेशनल मार्केट में, तो उसके लिए पहले अपनी कंट्री में GI टैग मिलना चाहिए उसको। जैसे हमारी कंट्री में एक्ट है ना 1999 का, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो GI टैग मिलता है उसके तहत किसी भी प्रोडक्ट को, तो कंट्री में होना चाहिए पहले GI टैग, उस कंट्री देगी, फिर इंटरनेशनल मार्केट में उसे GI टैग मिलेगा, पहचान मिलेगी। तो ये इंटरनेशनल लॉ कहते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को GI टैग देने के लिए अपना लॉ होना चाहिए। तो पहले पाकिस्तान में था नहीं लॉ, तो पाकिस्तान ने वैसे ही डायरेक्ट बोल दिया यूरोपियन यूनियन में हमें भी GI टैग चाहिए। तो भैया पहले अपनी कंट्री में तो लॉ बना लो, अपनी कंट्री में तो GI टैग दो। तो पाकिस्तान ने वही किया। पाकिस्तान ने क्या है, जो हम पढ़ चुके हैं ऊपर, क्या है जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट बनाया 2020 में, और बासमती राइस को क्या है GI टैग दे दिया। अब GI टैग देने के बाद पाकिस्तान ने क्या किया? तो पाकिस्तान का केस यूरोपियन यूनियन में स्ट्रेंथ हो गया, मतलब उसे बढ़ावा मिल गया कि पाकिस्तान क्या है GI टैग दे चुका अपनी कंट्री में भी। और पाकिस्तान 5 लाख से लेकर 7 लाख टन तक बासमती राइस को एक्सपोर्ट करता है हर साल पूरे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में। और यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ में भी 2 लाख से लेकर 2.5 लाख टन तक एक्सपोर्ट करता है। इस पे इंडिया पे क्या इफ़ेक्ट होगा? इंडिया पे कुछ नहीं है जी। ये बासमती राइस क्या है, जॉइंट हेरिटेज है इंडिया और पाकिस्तान का। लेकिन पाकिस्तान क्या है, अभी क्या है, वो चाहता है कि बासमती राइस के लिए जो इंडिया ट्रेड करता है उसे भी GI टैग मिले। पाकिस्तान चाहता है, इससे पाकिस्तान की जो GI टैग मिलेगा, इससे क्या इंडिया के
जो बासमती एक्सपोर्ट है उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा? अभी तक तो कुछ इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा जी। कब तक? जो बासमती राइस है इंटरनेशनल मार्केट में उसके लिए हायर प्राइस मिलता है और इंडिया का ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड है। जो जोग्राफिकल टैग मिला हुआ है, जो जोग्राफिकल इंडिकेशन, जीआई टैग की, जीआई की फुल फॉर्म है जी जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, तो मिला हुआ है। यूरोपियन मार्केट में भी अभी जाता है इंडिया का। तो जीआई टैग, जो जीआई टैग है बासमती राइस के लिए जो इंडिया को मिला हुआ है, तो इससे होता क्या है और कब कब मिला हुआ है, किस किस और किस किस स्पेसिफिक रीज़न में होता है ये जी। इंडिया बासमती राइस का बहुत समय से प्रोड्यूसर है, फॉर फ्रॉम द टाइम इमोमोरियल। ये इमेमोरियल का क्या मतलब है? बहुत समय से है कि इंडो गैंगटिक प्लेन में होता है। ये आईजीपी का मतलब शॉर्ट फॉर्म है इसकी। इंडिया में होता है और पाकिस्तान के पंजाब जो प्रोविंस है ना, पंजाब प्रोविंस, जैसे इंडिया में स्टेट है ना, वहाँ पे प्रोविंस बोलते हैं स्टेट को पाकिस्तान में। जैसे इंडिया में भी पंजाब स्टेट है, वहाँ पे भी पंजाब है। जैसे ये इंडिया है, यहाँ पे पंजाब है, तो यहाँ पे पाकिस्तान का भी पंजाब प्रोविंस है एक। तो उसकी 18 डिस्ट्रिक्ट में होता है, पाकिस्तान के 18 डिस्ट्रिक्ट में बासमती राइस होता है। तो इसलिए क्या है, बासमती नाम को प्रोटेक्ट करने के लिए दोनों के बीच में बैटल चल रही है ये बासमती राइस का वर्जन। और ये जीआई टैग अपेडा को दिया गया था। अपेडा क्या है? एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको क्या है 26 डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश की, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, कश्मीर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इतने सारे प्लेस में बासमती राइस होता है। इसके लिए जीआई टैग मिला हुआ है इंडिया में। अब जीआई टैग जो मिलता है, इसके मतलब क्या क्या इसमें खूबी है? एक तो जी लॉन्ग ग्रेन है, मतलब ये लंबा चावल है। दूसरा एरोमेटिक राइस है, मतलब खुशबू आती है इसके बनने के बाद। और क्या है, ये एक ट्रेडिशन की तरह माना जाता है इंडिया में बासमती राइस, क्योंकि इसकी बहुत कैटेगरीज पाई जाती हैं हमारे इंडिया में। जैसे देहरादून बासमती के नाम से है, एक अमृतसर बासमती के नाम से है, एक तारावरी बासमती नाम से है। ये फ्यू वेराइटीज़ हैं इसकी जो 100 ईयर से कम 100 सालों से भी ज़्यादा से यहाँ पे फेमस हैं इंडिया में। अब जीआई टैग के बारे में जानते हैं। जीआई टैग होता क्या है? जीआई टैग क्या है जी? एक साइन है, मतलब सिंबल है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। एक साइन लग जाता है, मान लो आपका प्रोडक्ट है कोई भी, उस पर लग जाता है पैकेट में। ये मान लो ये पैकेट में पैक है, पैकेज्ड, तो इस पे लग जाता है जीआई टैग, एक सिंबल बन जाता है। तो उससे क्या ये पता लगता है कि इसकी क्वालिटी का पता लगता है कि, और रेपुटेशन, क्वालिटी और रेपुटेशन। दूसरा क्या है कि इस प्रोडक्ट को ना, इसके ओरिजिन का पता लगता है, कहाँ से ओरिजिन हुआ है, मतलब कहाँ का प्रोडक्ट है। दूसरा कि इस अगर मान लो जीआई टैग मिल गया ना किसी को, कि उस नाम से कोई मिसयूज़ नहीं कर सकता। मान लो बासमती राइस अभी मिला हुआ है, इंडिया के बासमती राइस को टैग जीआई टैग मिला हुआ है, तो इस नाम से क्या है, कोई और चावल को आप बासमती राइस से नहीं बेच सकते नाम से, क्योंकि इसे जीआई टैग मिला हुआ है, इसका नाम मिसयूज़ नहीं कर सकते हो। तो एक तरह से क्या है, ये देखो प्लेस ऑफ ओरिजिन को बताता है। दूसरा ओरिजिनल प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, कहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है इस राइस का। तो ये जीआई टैग क्या सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए मिल सकता है? जी नहीं, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए भी मिल सकता है। कोई नेचुरल प्रोडक्ट हो, मान लो कोई फ्रूट वगैरह होता हो उसके लिए भी, या मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट गुड्स, मतलब मान लो कोई कंपनी वगैरह में कोई गुड्स माल वगैरह प्रोड्यूस किया, मैन्युफैक्चर किया है, बनाया है, उसके लिए भी जीआई टैग मिल सकता है। जीआई टैग के बेनिफिट क्या होते हैं? बेनिफिट एक तो वही होता है जी, कोई मिसयूज़ नहीं कर सकता इसका नाम मार्केट में, इसी नाम से एक ही बेचा जाएगा। और क्या है, कोई थर्ड पार्टी को भी ये प्रोहिबिट करता है कि कोई जीआई टैग उसके लिए नहीं ले सकता, मतलब जिसे मिला हुआ है उसकी क्वालिटी के लिए। लेकिन ये है कि ये एक जोग्राफिकल एरिया को इंडिकेट तो करता ही है। और क्या है इसके बारे में कि इंटरनेशनल मार्केट में क्या है जीआई टैग के लिए, ये तो इंडिया में प्रोसेस हो गया। अब इंटरनेशनली प्रोटेक्शन क्या है जीआई टैग के लिए? वो जी इंटरनेशनली जीआई टैग को क्या है कवर करता है। एक तो पेरिस कन्वेंशन हुई थी जी, पेरिस कन्वेंशन में क्या है, देखो ये पेरिस कन्वेंशन हुई थी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी।
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये इसका एक कंपोनेंट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को बचाने के लिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब है जी इंटेलेक्चुअल मतलब बुद्धिमत्ता, प्रॉपर्टी आप जानते ही हो, और राइट्स अधिकार। तो इसको बचाने के लिए मान लो कोई किसी ने प्रोडक्ट बनाया है, मैन्युफैक्चर किया है, या फिर कहीं पे नेचुरली होता है, तो उस प्रोडक्ट को बचाने के लिए कि कोई उस नाम का मिसयूज ना करे। तो ये पेरिस कन्वेंशन हुई थी 1883 में। कन्वेंशन का मतलब है जी कंट्रीज आकर बैठती हैं और चर्चा करती हैं किस इशू पे, वही कन्वेंशन है। तो पेरिस में हुई थी, इसलिए पेरिस कन्वेंशन नाम है इसका। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। 1883 में हुई थी ये। तो ये किस किस को अप्लाई करती, किस किस पे अप्लाई होती है, किस किस को प्रोटेक्ट करती है पेरिस कन्वेंशन? कोई इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी हो, पेटेंट्स हो, ट्रेडमार्क हो, या इंडस्ट्रियल डिज़ाइन हो, यूटिलिटी मॉडल्स हो, सर्विस मार्क्स, ट्रेड नेम्स, या ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, इन सबको प्रोटेक्ट करती है ये। कि जिस भी कंपनी का या जिस भी कंट्री का या जिस भी कोई भी रीजन का कोई प्रोडक्ट है, उसको उस नाम से कोई दूसरा मिसयूज़ ना करे, सबको प्रोटेक्ट करती है ये। जीआई टैग के लिए डब्ल्यूटीओ में भी है जी प्रोविज़न। डब्ल्यूटीओ आप जानते होंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में बनी थी, जो वर्ल्ड ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, विश्व में व्यापार कैसे बढ़ाया जाए, एक दूसरी कंट्रीज़ को कनेक्ट किया जाए ट्रेड के ज़रिए। तो ये एक एग्रीमेंट है डब्ल्यूटीओ का भी। उसके अंदर एक ट्रिप्स है जी, ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो डब्ल्यूटीओ के अंदर ही एक एग्रीमेंट है जिसके तहत क्या है, जीआई टैग को प्रोटेक्शन मिला हुआ है। और इंडिया में क्या प्रावधान है जी जीआई टैग के? इंडिया में है जी, इंडिया डब्ल्यूटीओ का मेंबर तो है ही, तो इसने क्या है 1999 में एक एक्ट बनाया जिसका नाम था ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। ये 2003 से लागू हो गया, इन फोर्स में आ गया, केम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 2003। इसमें क्या प्रोविजन थे? ये क्या है जी, एक्ट क्या करता है, रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करता है और जीआई गुड्स को प्रोटेक्शन देता है जिनको भी जीआई टैग मिला हुआ है। तो इस एक्ट को एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है? एक कंट्रोलर जनरल की पोस्ट है जी, वो करता है। सबको पेटेंट हो, डिज़ाइन हो, या ट्रेडमार्क हो, या जीआई टैग हो। जीआई टैग को क्या है, रजिस्टर ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में रजिस्टर कराना पड़ता है। और ये ऑफिस है कहाँ? ये चेन्नई में जी, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री फॉर इंडिया, ये चेन्नई में लोकेटेड है। यहाँ पर रजिस्टर कराया जाता है कोई भी प्रोडक्ट जैसे बनेगा। और एक बार मान लो किसी को जीआई टैग मिल गया, जीआई टैग मिल जाता है, तो वो क्या 10 साल के लिए वैलिड रहता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इज़ वैलिड फॉर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। और इसे एक्सटेंड कराया जा सकता है, बिल्कुल इसे अगले 10 साल के लिए और एक्सटेंड कराया जा सकता है, रिन्यू कराया जा सकता है। इट कैन बी रिन्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर ए फर्दर पीरियड ऑफ 10 ईयर्स ईच। तो 10 साल के लिए और एक्सटेंड किया जा सकता है इसे। तो आज की न्यूज़ में सिर्फ इतना ही था। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन करने के लिए। क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? फर्स्ट क्वेश्चन है, धन्नीपुर मॉस्क वाज इन न्यूज़ रिसेंटली, वेयर इज़ इट गोइंग टू बी कंस्ट्रक्टेड? अभी धन्नीपुर मॉस्क है जो मस्जिद है, वो अभी न्यूज़ में है, ये कहाँ पे बनने जा रही है ये बताना है आपको। यूपी, असम, दिल्ली, नागपुर। जी हाँ, ए आंसर है, अभी तो पढ़ा था हमने करेक्ट, उत्तर प्रदेश में। सेकंड क्या है? सेकंड है जी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट क्या है? इट इज़ स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, संवैधानिक संस्था है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके जो मेंबर हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है, नियुक्त करता है। 1, 2 दोनों करेक्ट या दोनों गलत? देखो जी, फर्स्ट सही है, ये एक्ट के जरिए बनाई गई थी, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से ये, और स्टैट्यूटरी बॉडी होगी, संवैधानिक संस्था है। लेकिन दूसरा बिल्कुल गलत है, इसे कि जो मेंबर और चेयरमैन है ना, दोनों को, इसके चेयरमैन होता है और 6 मेंबर होते हैं, उन दोनों को अपॉइंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं करते, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है जी। तो ये गलत हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा इसका। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट है जी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज़ बेस्ड इन। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है जी, एक ऑर्गेनाइजेशन है एक। तो ये कहाँ पे है ये बताना आपको। स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। ये जी स्विट्ज़रलैंड में, ये आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है जी, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम इज होस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। आज ही पढ़ा है हमने, फ्यूचर
इनिशिएटिव फोरम कहाँ पे होस्ट हो रहा है, कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है ये बताना आपको। होस्ट का मतलब मेजबानी कौन कर रहा है, इजराइल, यूएसए, रसिया, सऊदी अरेबिया। जी हाँ, डी आंसर है जी, सऊदी अरेबिया के रियाद सिटी में हो रहा है और उसका एक फंड है पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड, वो इसको होस्ट कर रहा है, सऊदी अरेबिया आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी, कॉमन ट्रस्ट नेटवर्क इज़ रिसेंटली लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ये कॉमन ट्रस्ट नेटवर्क किस ने लॉन्च किया है, ये मैकेनिज़्म है, ये डिजिटल जो है ना, डिजिटलनेस बढ़ाना हेल्थ केयर सिस्टम वगैरह में, ताकि क्या है आपका डेटा एक साइट पे मिल जाए हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। मान लो आप ये पर्सन है, डॉक्टर को जाए, इसका एक साइट पे डेटा सब हो, कब इसको क्या बीमारी हुई, कौन सी दवा दी गई, तो इस प्रोसेस को बढ़ाने के लिए एक नेटवर्क है कॉमन ट्रस्ट नेटवर्क। तो ये किसने शुरू किया है ये बताना, किसने लॉन्च किया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या यूनेस्को। ये आंसर है जी, ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में किया है जी। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी, ये हमने कल की थी न्यूज़, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी वॉज एस्टेब्लिश इन द फ्रेमवर्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है ये किसने एस्टेब्लिश किया था, स्थापना किसने की थी इसको, ये बताना जी। ए आपका एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन मतलब आसियान, या ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट या OECD। किसने बनाया जी इसको बताओ। इसका आंसर डी है जी, हमने कल ही पढ़ा था, OECD कंट्रीज़ ने इसको बनाया था IEA को। और इसके मेंबर OECD ही कंट्री हो सकते हैं, 30 मेंबर हैं इसके, लेकिन सारे जो OECD के मेंबर हैं वो सारे मेंबर नहीं है IEA के, ये याद रखना आपको। और इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ये भी हमने कल पढ़ा था अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी, थोड़ा और छोटा करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट बोल रही है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है, डिसइन्वेस्टमेंट कैन आइदर रिड्यूस द गवर्नमेंट शेयर इन द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ PSU टुगेदर टू द हाईएस्ट बिडर। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है जी कि गवर्नमेंट की जैसे कंपनी है, कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, इसका जो क्या है शेयर बेच देना या फिर इसकी ओनरशिप दूसरी मान लो प्राइवेट हाथ में दे देना। जैसे मान लो अभी 100 रुपये की कंपनी है तो इसका मान लो 50 रुपये की किसी और को बेच दी, मान लो A पर्सन ने 50 रुपये दिए तो आधा जो प्रॉफिट मिलेगा A पर्सन को मिलेगा। तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है कि शेयर बेच देना गवर्नमेंट कंपनीज़ का, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का, या फिर ओनरशिप मालिकाना हक भी दे देना, पूरी कंपनी बेच देना। सेकंड बोल रही है, दीपम डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज टास्क्ड विद मैनेजिंग द सेंटर इन्वेस्टमेंट इन द PSU। जो PSU में इन्वेस्टमेंट होती है, निवेश आता है, उसकी देखभाली कौन करता है, ये दीपम करता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करता है। थर्ड बोल रही है, इन द लास्ट 5 years गवर्नमेंट हैज़ बीन अनेबल टू मीट द डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट इट वांटेड एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। पिछले 5 सालों में जितना भी टारगेट रखा ना इंडिया ने, गवर्नमेंट ने, कि इतना डिसइन्वेस्टमेंट करके इतना रुपया कमाना है, इतना फंड आना चाहिए, तो उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाया इंडिया, अनेबल टू मीट। तो ये बताना जी करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी है। आपका आंसर है जी ये 1 2 2 1 3 और 2 3 बताओ जी। अब देखो जी पूरा आ गया। देखो जी थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जितना टारगेट रखा था वो अचीव कर चुकी है पिछले 5 सालों में कई बार, तो ये गलत हो जाएगा। थर्ड जहाँ पे वो काटो, C कट जाएगा, D कट जाएगा। फर्स्ट बिल्कुल सही है जी, डिसइन्वेस्टमेंट वही होता है शेयर को बेच देना। और सेकंड भी सही है जी, दीपम डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, वही इसकी देखभाली करता है, तो 1 और 2 हो जाएगा, A आंसर हो जाएगा जी करेक्ट। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी, पाथरूघाट अपराइजिंग ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वाज ए। पाथरूघाट अपराइजिंग हुआ थी जी, मतलब विद्रोह, पाथरूघाट विद्रोह। ये किसने, ब्रिटिश रूल जब था इंडिया में तब हुआ था। तो किससे रिलेटेड है ये बताना। ये ट्राइबल रिवोल्ट है, पीजेंट अपराइजिंग है, वर्किंग क्लास मूवमेंट है, या कास्ट मूवमेंट है, बताओ जी। ये जी B आंसर है इसका, पीजेंट अपराइजिंग। ये 1894 में हुई थी। हुआ क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1893 में 1893 में लैंड रेवेन्यू बढ़ा दिया था, मतलब टैक्स बढ़ा दिया लैंड पे।
बहुत ज़्यादा टैक्स लगे, 70 से 80% तक टैक्स लेने लगे। तो वहाँ असम में जी पाथरू घाट अपराइजिंग असम में हुई थी, असम में। तो वहाँ पे फिर पीजेंट है, जो किसान है, पीजेंट का मतलब होता है जी किसान, छोटे किसान जो होते हैं पीजेंट भी बोलते हैं। जो क्या है, एक तरह से खेत किसी और का होता है और किसान खेती वो करते हैं, उन्हें बोलते हैं पीजेंट। समझ गए, खेत किसी और का है और वो खेती कोई और कर रहा है, जो खेती कर रहा है उसी को बोलते हैं पीजेंट। तो ये अपराइजिंग कहाँ हुई थी, असम में। और पाथरू घाट अपराइजिंग बोलते हैं इसे, पाथरू घाट अपराइजिंग। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है जी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट एड्रेस इन द पार्लियामेंट। आज ही पढ़ा जी हमने प्रेसिडेंट के एड्रेस के बारे में, कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं, आपको क्या बताना, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, करेक्ट। ये देखो जी, करेक्ट बतानी है। फर्स्ट बोल रही है, इन इंडिया प्रैक्टिस ऑफ प्रेसिडेंट एड्रेसिंग पार्लियामेंट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। जो प्रेसिडेंट का एड्रेस होता है इंडिया में, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से होता आ रहा है इंडिया में। टू बता रही है कि इन द पास्ट देर आर इंस्टेंसेस वेयर द प्रेसिडेंट स्पीच इज डिलीवर्ड बाय द वाइस प्रेसिडेंट डिस्चार्जिंग द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब पास्ट में जी ये एग्जांपल देखने को मिले हैं जब प्रेसिडेंट की स्पीच क्या है, वाइस प्रेसिडेंट ने भी डिलीवर की है। वाइस प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट काम संभाल रहे हैं और जब उन्होंने स्पीच दी है, तो ऐसे केस हमारे इंडिया में हुए हैं क्या। थर्ड बोल रही है, प्रेसिडेंट एड्रेस इज द ओनली ओकेजन इन द ईयर व्हेन द इंटायर पार्लियामेंट कम टुगेदर। जब प्रेसिडेंट का एड्रेस होता है, ये केवल एक ही ओकेजन है जब पार्लियामेंट जॉइंट सिटिंग होती है, मिलती है नॉर्मली। तो आपको करेक्ट बताना है जी, स्टेटमेंट 1 2 1 3 2 3 या तीनों सही हैं जी। देखो जी, फर्स्ट बिल्कुल सही है। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 हुआ था, तो क्या है, इसके तहत ही क्या है, जो गवर्नर होता था, गवर्नर जनरल, वो क्या है, एड्रेस करता था, जैसे आप प्रेसिडेंट करते हैं ऐसे ही एड्रेस करता था हाउस को। तो फर्स्ट बिल्कुल सही है। सेकंड भी सही है जी। पास्ट में वाइस प्रेसिडेंट क्या है, जब प्रेसिडेंट ऑफिस में नहीं थे तो वाइस प्रेसिडेंट ने कार्यभार संभाला प्रेसिडेंट का और स्पीच दी, एड्रेस किया पार्लियामेंट को, ये भी सही है। थर्ड भी बिल्कुल सही है जी, क्योंकि पार्लियामेंट जब प्रेसिडेंट एड्रेस करता है ईच ईयर, तभी पार्लियामेंट मिलती है नॉर्मली। वरना जैसे कोई मान लो ऑर्डिनरी बिल पास हो रहा हो, उस पर कोई डेडलॉक हो गया तो जॉइंट सिटिंग तब पार्लियामेंट की बुलाते हैं प्रेसिडेंट। लेकिन नॉर्मली क्या है, ईच ईयर में तभी मिलती है जब प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, करेक्ट आंसर। तीनों सही है जी, ऑल ऑफ दी अबव। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी, इफ़ यू कीप वॉकिंग ऑन द मेडिटेरेनियन कोस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द कोस्ट ऑफ इजिप्ट टूवर्ड्स मिडल ईस्ट, यू आर लाइकली टू टच द कोस्ट ऑफ विच ऑफ दीज कंट्रीज एंड रूट। आपको बताना है जी, ये है जी अफ्रीका मान लो, ये है एशिया और ये है यूरोप, और यहाँ पे ये मेडिटेरियन सी, समझे। तो ये कह रहा है कि आप मान लो इजिप्ट से चलो, यहाँ पे इजिप्ट है ना, और जो इस पार्ट को बोलते हैं मिडल ईस्ट, जो एशिया कॉन्टिनेंट है ना उसका वेस्टर्न एशिया, तो वेस्टर्न एशिया का पार्ट है, इसे बोलते हैं मिडल ईस्ट। तो जब आप इसकी तरफ चलोगे तो कौन कौन सी कंट्री का कोस्ट मिलेगा मेडिटेरेनियन, जो मेडिटेरेनियन सी से लगा हुआ है, ये बताना आपको। इराक का, जॉर्डन का, सीरिया का। बताओ जी, आपके आंसर हैं 1 2 3 2 3 1। देखो जी, इराक का तो है नहीं, ये तो बहुत बीच में है, तो जहाँ एक है उसे काट दो, ये कट गया, ये कट गया। जॉर्डन का भी नहीं है जी बिल्कुल, जॉर्डन हमने ये बहुत बार मैप देखा जी यहाँ का, ये भी कट गया। तीन आंसर सिर्फ सीरिया का लगता है। ये देखो मैप, ये जी, ये देखो आप, ये मेडिटेरेनियन सी, ये अफ्रीका, ये इजिप्ट है। इजिप्ट से चलोगे तो किसका लगेगा, देखिए तो पैलेस्तीन है, ये गाजा स्ट्रिप है छोटी सी, ये इजराइल कंट्री है, ग्रीन दिखाई दे रही है, ये लेबनान है जी, ये लगता है, और सीरिया का लगता है जी, और इधर टर्की है। देखो जॉर्डन बीच में आ गया, इसका मेडिटेरेनियन सी से कोस्ट नहीं लगता। और ये जी इराक, ये तो बहुत ही दूर हो गया, तो इनका नहीं लगता। तो किस किस का लगता है, ये पैलेस्तीन, इजराइल, लेबनान, सीरिया और टर्की, इधर ये हैं जी। तो ये याद रखने हैं आपको। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, एक बार नहीं बहुत बार, यूपीएससी ने भी, स्टेट पीसीएस, आईबी, वाईबी, किसी का एग्जाम हो, ईपीएफओ, किसी का भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। ये किससे रिलेटेड है, लीड है जी, लीड। लीड इज ए नेचुरली अकरिंग टॉक्सिक मेटल फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। इट्स वाइड स्प्रेड यूज हैज रिजल्टेड इन एक्सटेंसिव इन्वायरमेंटल कंटेमिनेशन, ह्यूमन एक्सपोजर एंड significant public health problems in many parts of the world. Which of the following can contribute lead pollution? आपको ये बताना जी, लीड के बारे में दी हुई है इन्फॉर्मेशन। ये क्या है, कहाँ कहाँ से होता है, इन्वायरमेंट में क्या है,
प्रदूषण फैलाता है, कंटेमिनेशन करता है और इससे हेल्थ प्रॉब्लम भी हो जाती है। लेकिन बताना ये है, ये लीड है जो कहाँ कहाँ से प्रोड्यूस हो सकता है, मतलब कहाँ कहाँ से निकलता है, ये बताना है आपको। स्मेल्टिंग से लीड क्या है, कंट्रीब्यूशन होता है, लीड का पॉल्यूशन होता है कि एनवायरनमेंट में होता है स्मेल्टिंग से। पेंट वगैरह जो होते हैं उनसे, बैटरीज ऑफ मोटर व्हीकल, जो गाड़ी वगैरह होते हैं उनकी बैटरीज से, सिरेमिक ग्लेजेस से, कॉस्मेटिक एंड ट्रेडिशन मेडिसिन से। जो कॉस्मेटिक का मतलब है ये सामान होते हैं ना जो सुंदरता के लिए लगाया जाता है, क्रीम पाउडर वगैरह, उन वगैरह से भी निकलता है क्या, ये लीड वगैरह होता है क्या उनमें, या मेडिसिन वगैरह में, दवाइयों में। तो आपको करेक्ट बताना जी किस किस से लीड पॉल्यूशन होता है, किस कौन सी कैटेगरी है ये। 1 2 3 4 1 2 3 5 1 2 3 1 2 3 4 5 ऑल ऑफ दी अबव। देखो जी सबसे निकलता है लीड पॉल्यूशन, स्मेल्टिंग से भी, पेंट से भी, बैटरीज में भी होता है, सिरेमिक ग्लेज में भी, कॉस्मेटिक में भी, मेडिसन्स में भी। तो डी आंसर हो जाएगा जी इसका। तो आज के टॉपिक और क्वेश्चन ख़त्म हुए, इतना ही था जी। अगर अच्छा लगे तो शेयर कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कल संडे जी, कल हॉलीडे रहेगा, मंडे को मिलेंगे हम। तो चलिए एंड करते हैं इसका।